हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से लूसेंट की श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लूसेंट में वीडियो नंबर 1 में देखा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत अच्छे से मुगल सम्राट के बारे में पढ़ा, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। आज हम लोग वीडियो नंबर 2 में जानेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो जो भी बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको 2 से ढाई महीने में ये जो पूरा लूसेंट की श्रृंखला है उसको समाप्त करूंगा, चाहे वो टॉपिक हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या फिर साइंस का सेक्शन हो। ये सारा सेक्शन 3 महीने में आपको लगभग ख़त्म कर दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम का सिलसिला अब चलने वाला है, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हुए हैं और एग्ज़ाम का सिलसिला कंटिन्यू हुआ। जितने सारे वैकेंसी रुके हुए थे वो आएंगे और जितना एग्ज़ाम रुका हुआ था वो कंटिन्यू होने वाला है। जो पहला आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल, उसका तो एग्ज़ाम डेट आ ही गया है। इसमें जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। 70 से 80 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं, 70 से 80 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। और बिहार में जितना भी वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस, उसमें ये जीएस, ये जीके और जीएस का सेक्शन बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि जीके जीएस से लगभग बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है बिहार के एग्ज़ाम में। चाहे आप बिहार एसएससी की बात कर लो, या फिर बिहार पुलिस का बात कर लो, बिहार दरोगा का बात कर लो, या फिर बिहार में सीजीएल की वैकेंसी आने वाली, या फिर सेंटर में जो भी जीएस बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं या फिर जिसमें जीके पूछे जाते हैं, जीएस पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए लूसेंट रामबाण बुक है। तो आप लोग इसे अगर मेरे साथ रहकर कंटिन्यू इसे पूरा करते हो तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपके जीके संबंधी जितने भी डाउट हैं सारा खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं इसे बहुत ही डिटेल तरीके से आपको बताते जाऊँ कौन सा एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहते तो आपको ये सभी डाउट क्लियर होने वाली है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 40, जिसका हेडलाइन है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले ये जानना मतलब कि भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आए, ठीक है। और भी बहुत सारा कंट्री था, तो भारत में ही क्यों आए तो जानते हैं। भारत और यूरोप के बीच व्यापार बहुत ही लंबे प्राचीन समय से ही होता आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक समय आता है जिसका नाम होता है 1453 का एक टाइम होता है। इस समय भारत और यूरोप के बीच जिस रास्ते से व्यापार होता है उस रास्ते में एक जगह होता है जिसका नाम होता है कुस्तुबतूनिया। उस कुस्तुबतूनिया पर मुस्लिम साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। कोई मुस्लिम साम्राज्य होता है उसका कब्जा हो जाता है, ठीक है। और वो भारतीय व्यापारियों और यूरोपीय व्यापारियों को आगमन से, आने जाने से मना करता है, यानी वो पाबंदी लगाता है। तो यूरोपियों को भारत के साथ व्यापार करना होता है। तो यूरोपियों के साथ बहुत सारे वैकल्पिक रास्तों की खोज करते हैं। उन रास्तों में एक रास्ता होता है जलमार्ग, जिसके माध्यम से जितने भी यूरोपीय कंपनी भारत पहुंचते हैं और अपना व्यापार को सुचारू ढंग से चलाते जाते हैं। फिर हम लोग उसमें देखेंगे पुर्तगाली आया, डच आया, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए और सभी ने भारत साथ व्यापार किया और फाइनली अंग्रेज आकर भारत पे कब्जा जमाता है। तो चलिए एक मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे इस यात्रा को। तो देखते हैं, ये हमारा वर्ल्ड मैप है और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो महादेश है इसका नाम है यूरोप महादेश। और ये अपना इंडिया, यहाँ पर इंडिया अपना यहाँ देश है। और इन्हीं दोनों के बीच जो एक क्षेत्र होता है, जूम करके मैं दिखाता हूँ कि भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार का क्षेत्र होता है, ये एक क्षेत्र होता है। ये भारत से लोग जाते हैं ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, और ये एक क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है ये एक क्षेत्र है तुर्की का। इसी क्षेत्र पर जगह होता है कुस्तुबतूनिया। क्या नाम होता है? कुस्तुबतूनिया की जगह होता है। यहाँ पर मुस्लिमी साम्राज्य का आक्रमण हो जाता है और ये भारत और यूरोप के जो व्यापार को बाधा करता है, ठीक है। तो यूरोपियन को लगता है कि अब इस क्षेत्र को छोड़कर कोई अलग वैकल्पिक मार्ग खोजते हैं। तो फिर ये वैकल्पिक मार्ग खोजने के क्रम में जितने भी यूरोपियन कंट्री होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। और जो इसका शुरुआत करता है उसमें शुरुआत में सबसे पहला देश होता है, यहाँ पर स्पेन आता है। स्पेन यहाँ पर देश है। स्पेन निकलता है, उसका पहला जो नाविक निकलता है भारत की खोज के लिए जलीय मार्ग से, उसका नाम होता है कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम कोलंबस है। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलता है और यूरोपियों को पता है, और यूरोपीय इस समय तक दिशा सूचक यंत्र की खोज कर ली थी, जिसे कंपास बोलते हैं, उसकी खोज कर लिया था। फिर यहाँ से निकलता है कोलंबस और उनको लगता है कि सामने जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, सामने जाएंगे तो पहुँच जाएंगे भारत। ये फिर निकलता है और अपने नाक के सीधा चलता है और यहाँ पर पहुँचता है। ये है अपना यूएसए।
यूएसए पहुंचता है तो इनको लगा मैं इंडिया खोज कर लिया, इस जगह का लोग नज़र आते हैं तो उनका नाम रेड इंडियन रखते हैं, और इंडिया को ये सोचा कि इंडिया में पहुंच गया, लेकिन इस एक्चुअली इनकी भूल थी। उसी क्रम में फिर एक दूसरा जो देश होता है इसके पड़ोसी देश, उसका नाम होता है पुर्तगाल, यहीं पे है पड़ोस में ही नाविक भेजता है जिसका नाम होता है बार्थोलोम्यू डियाज। इसका नाम क्या है? बार्थो, याद रखिएगा, पुर्तगाल का पहला नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज। ये निकलता है पुर्तगाल से, और पुर्तगाल से निकलता है ये सही दिशा में निकलता है। पुर्तगाल से निकला, फिर यूरोपीय महादेश के ये साइड चलता हुआ यहाँ पहुँचता है। फिर इनको लगता है कि अब इनको दुनिया ही ख़त्म हो गया, आगे समुंदर है। फिर यहाँ पहुँचता है, फिर इनके कुछ पता नहीं लगा। अब इस जगह पहुँचकर इस जगह का नाम रखता है, इसका नाम रखा आशा अंतरिक्ष द्वीप। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो बार्थोलोम्यू डियाज। ये दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में है जिसका नाम है केप ऑफ, आधा हिंदी आधा इंग्लिश में रहा हूँ, मैनेज कीजिएगा, गुड होप, केप ऑफ गुड होप, इस जगह का नाम रखता है। चलिए अब क्या होता है कि कोलंबस तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक बार्थोलोम्यू डियाज तो आ गया। अब इसका अगला जो नाविक होता है पुर्तगाल का, थोड़ा मैं साफ कर लूँ, पुर्तगाल का अगला नाविक जो होता है उसका नाम होता है, ये तो आया बार्थोलोम्यू डियाज, अब होता है यहाँ पर पुर्तगाल का अगला नाविक होता है जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फिर निकलता है इसी रास्ते से, इनको रास्ता तो पता है, ये रास्ते पकड़ता यहाँ पर पहुँचता वास्को डी गामा। फिर यहाँ से इनको पता कि इंडिया पूरब की ओर है, फिर आगे बढ़ता है, यहाँ पर आके बेचारा भूल गया। अब इनको पता नहीं लग रहा कि इंडिया कहाँ पर, क्योंकि इंडिया तो पहले आया नहीं, किसी ने देखा नहीं इस क्षेत्र में समुद्र की ओर से। अब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर भूल जाता है ये, तो इस जगह पर अरब सागर में एक नाविक मछली पकड़ते रहता है जिसका नाम होता है अब्दुल मनीद। क्या नाम होता है? मनीद। अब ये मनीद को देखता है नाव से दूर से, फिर इससे पूछा भाई, यहाँ पर जाकर भाई मुझे भारत जाना है, तो बताओगे? तो कहता हाँ, तो ये भारत की रास्ता बताता है, और फिर ये वास्को डी गामा केरला राज्य में पहुंचता है जिसका नाम होता है, जगह का नाम होता है कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड पहुंचता है, और यहाँ का शासक जो होता है कोझिकोड का शासक जिसका नाम होता है जमोरीन। ये सभी बातें मैं जो बता रहा हूँ ये एग्जाम में पूछा गया है। क्या नाम है? जमोरीन। इनका शासक होता है जमोरीन यहाँ का। इसके साथ डील होता है व्यापार का, और फिर वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार करने के बाद अपने साथ नाव में भरकर जो मसाले ले जाता है वो फिर इसी रास्ते से पहुँचता है, और यहाँ पहुँचकर व्यापार करता है, बेचता है पूरा यूरोपीय कंट्री में मसाला को, और पूरे आवाजाही के खर्च को छोड़कर ये पूरे व्यापार का 60 गुना लाभ कमाता है। कितना? 60 गुना लाभ कमाया, और इस लाभ को देखकर फिर से इसके मन में आया कि मैं भारत आऊँ। अच्छा, एक बात और जानने की, भारत जो पहुँचा उसका समय था 1498। कब भारत पहुँचा है? ठीक है, ये 1498 में भारत पहुंचा। फिर ये वापस आने की खोज करता है ना। फिर से ये 1502 में वापस आता है, 1500 में पहली बार तो 1498 में, फिर 1502 में फिर से वापस आता है, यहाँ व्यापार करता है और फिर व्यापार ले जाता है। तो इसी क्रम में ये इनका पुर्तगाल का भारत आना जाना लगा होता है। अब ये फाइनली क्या करता है, अपना वायसराय यहाँ नियुक्त करेगा ताकि व्यापार आने में और जाने में तकलीफ ना हो। यहाँ पर ही लोग इनका सामान खरीद के रखेगा पुर्तगाली लोग, और पुर्तगाल से कोई आएगा नाव लेकर, फिर से ये चला जाएगा। चलिए हम लोग फिर से चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यही भारत के रास्ते की खोज होती है। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा। भारत की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो वास्को डी गामा। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग लूसेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा, और साथ में एक लूसेंट का बुक भी रखिएगा ताकि आप लोग मिलाते जाए लाइन बाई लाइन। तो देखते हैं, यही बात है कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, जिसे कोझिकोड के नाम से जानता है, बंदरगाह पर पहुंचा और भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक, जो मैं बताया था जिसका नाम था अब्दुल मनीद की सहायता से ये पहुंचता है। अब देखिए 1505 में, ठीक है, फिर क्या होता है कि भारत आना जाना लगा रहा है इन लोगों का। तो 1505 में एक अपना वायसराय यहाँ पर नियुक्त करता है,
है ना। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है, तो ये फ्रांसिसो दी अल्मेडा जो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय होता है। फ्रांसिसो दी अल्मेडा 1505 में यहाँ नियुक्त करता है। ये क्या करता है, यहाँ से व्यापारियों से सामान खरीदता है और जो कोई पुर्तगाली आएगा नाव लेकर, उसमें नाव में ये सामान भरेगा फिर चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक कोठी बनाता है यहाँ पर, जहाँ व्यापारी लोग आते हैं। अब देखते हैं 1509 में फिर से एक अलग वायसराय आता है जिसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करता है, ये पुर्तगाली होता है। और 1510 में ये व्यापार तो करना शुरुआत किया, अब सोचा कि व्यापार के साथ अब थोड़ा बहुत क्षेत्र यहाँ पर जीते और उस पर शासन करे। तो शासन करने के बारे में सोचता है ये। तो 1510 में इसमें क्या कहता है, बीजापुर के सुल्तान होता है जिसका नाम होता है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा को जीत लेता है। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा है कि बीजापुर से गोवा किसने जीता, बीजापुर के सुल्तान से गोवा किसने जीता, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1510 में। अब देखते हैं कि पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कोच्चि में बनाता है। तो इस तरह से व्यापारियों का यहाँ पर व्यापार का एक अधिकार स्टार्ट हो जाता है ना। अब देखते हैं कुछ और मैं एक्स्ट्रा बात कर लूँ तो पुर्तगालियों का जितना भी वायसराय होता है उसको हम कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय जिसको FAN के नाम से जानते हैं। F फॉर फ्रांसिसो दी अल्मेडा, A फॉर अल्फांसो दी अल्बुकर्क और N फॉर नीनो दी कुन्हा। इसमें नहीं लिखा है, क्या इनका नाम होता है, नीनो दी कुन्हा। ये ध्यान रखिएगा, नीनो दी कुन्हा। ये नीनो दी कुन्हा जो होता है ये क्या कहता है, गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाता है। ये जो गोवा होता है, गोवा इसको पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाता है गोवा को। और उस समय बनाता है लगभग, ये भारत के आज़ादी के समय भी पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी यही रहता है। और यहाँ से पुर्तगाली जाता है 1961 में, पुर्तगाली इसको छोड़ कर जाता है गोवा को। तो ये सब बातें हम लोगों ने देखा। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। आप लोग इसे नोट कीजिएगा, लाइन बाय लाइन साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो बोल रहा दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों को एकमात्र बस्ती होती है सेंट थोमे। चलिए तो एक मैप के माध्यम से समझते हैं। ये अपना एक रफ ड्रॉ कर लिए भारत इंडिया मैप, है ना। और देखते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले इस जगह पे आता है। कोच्चि में अपना पहला व्यापारिक कोठी बनाता है, उधर भी लिखा हुआ है, क्या नाम है, कोच्चि। कोच्चि। अब देखते हैं कि इस तरह फिर गोवा भी जीतता है, गोवा भी जीत लिया। अब ये पूर्वी तट, दक्षिणी पूर्वी तट पे फिर व्यापारी कोठी स्थापित करता है जिसका नाम होता है सेंट थोमे। ये ध्यान रखिएगा, सेंट थोमे, इसका नाम कहिए सन थोमे। सन थोमे में अपना व्यापारी कोठी स्थापित करे कौन, पुर्तगाली, दक्षिण में भी और दक्षिण पूर्व में भी, है ना। तो ये चीज़ें अब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है, यानी अपनी व्यापारी कोठी बहुत ज़्यादा फैला रहा है पुर्तगाली। अब देखते हैं कि कुछ लिस्ट है इसमें डब्बे में दिए हुए, वो देख लेते हैं। तो पुर्तगाली कब आता है, 1498 में। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में। फिर देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1602 में। फिर डेनिश आता है, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर स्वीडिश आते हैं। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताता हूँ जिसका नाम होता है, नाम सुना आपने, PDEF। ये कुछ इंपॉर्टेंट ये कंपनी जो भारत में आते हैं। P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, E फॉर इंग्लैंड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, और F फॉर फ्रांस। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये ध्यान रखते हैं तो ये चीज़ आप लोग के आसान हो जाएगी। साथ में इसकी ईस्वी भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं। तो फिर देखा हमने कि पुर्तगालियों के बाद भारत में जो डच लोग आते हैं, डच यात्री कर्नेलिया हॉटमैन होता है और 1596 में भारत के पूर्वी सुमात्रा पहुंच जाता है। ये क्या होता है, 1596 में निकलता है, मतलब और पहले निकलता है। तो ये क्या होता है कि पुर्तगाल के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर निकलता है, लेकिन ये भारत ना पहुंच कर ये पहुंच जाता है जावा सुमात्रा द्वीप, ठीक है। और जावा सुमात्रा द्वीप में भी बहुत सारा मसालों की खेती होता है, ये वहीं पर व्यापार करने लगता है। और फिर बहुत समय बाद फिर से ये आता है भारत के पूर्वी तट पे अपना व्यापार स्थापित करता है। कौन, डच, है ना। डच भारत के देखिए लिखा है, डचों ने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो स्थापित करता है वो मूसलीपट्टनम में स्थापित करता है। इसी जगह पे मूसलीपट्टनम में, है ना, मूसलीपट्टनम में पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया, ठीक है। अब देखते हैं डचों की दूसरी व्यापारी जो कोठी होता है वो पुलिकट होता है। इसी क्षेत्र पर जगह पे होती है पुलिकट, पहला मूसलीपट्टनम, दूसरा पुलिकट, डच। और यहाँ पर ये सिक्के भी ढालता है
और सिक्के ढालकर फिर इस जगह पर सिक्के भी चलाता है। तो व्यापार के साथ साथ ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सिक्के भी ढाल रहा है, यहाँ पर शासन भी करना शुरुआत कर देता है। पुलिकट में अपना केंद्र स्थापित हुआ, उन्होंने सिक्के ढाले से पेगोड़ा बोला गया और पुलिकट के समस्त गतिविधियों को केंद्र बना लिया। यानी पुलिकट जो जगह है वहाँ पर ये अपना जितनी भी एक्टिविटी है वहाँ पर करने लगे पुलिकट में, है ना। यहाँ पर मछलीपट्टनम में भी और पुलिकट में सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं कि क्या होगा। ये प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी भी रखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। डच लोग होता है, एक युद्ध होता है जिसका नाम है कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई होती है त्रावणकोर के राजा मार्टंड के नेतृत्व में, है ना। मार्टंड होता है और पुर्तगालियों के बीच होता है 1771 में, जिसका नाम है पुर्तगाली का यूटाचिस डी लियोन्स। और फिर ये पुर्तगाली हार जाता है, पुर्तगाली यहाँ पर हार गया और फिर ये चुपचाप यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने लगा। अब फाइनली क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अंग्रेज लोग और डचों के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है 1559 में युद्ध होता है जिसका नाम होता है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध होता है ना। वो कब हो रहा है, तो 1759 में ये होता है इंग्लैंड के साथ और डच के साथ। डच इसमें हार जाता है बेदरा का युद्ध में, जो 1759 में हुआ है, और अपना सारा संपत्ति इंग्लैंड के साथ बेच के चला जाता है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सारा संपत्ति बेचता है और चला जाता है। तो इस तरह से डचों का हो जाता है यहाँ पर काम खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में। चलिए अब बात करते हैं, देखते हैं कि लिखा हुआ है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के इंग्लैंड की महारानी होता है जिसका नाम है एलिजाबेथ। ये भी ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान करता है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार ने और पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ। देखते हैं अब क्या हो गया कि जितने भी यूरोपीय कंपनी थे, डच था, पुर्तगाल थे, सभी भारत के साथ व्यापार करते थे और दिन पर दिन बहुत ज़्यादा संपन्न हुए थे, बहुत ज़्यादा अमीर होते, 60 गुना लाभ कमा रहे थे। समझ रहे हैं ना किस तरह से इनकी रईसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ब्रिटिशों को लगा, यानी अंग्रेज़ों को लगा कि हम लोग भी क्यों ना भारत के साथ व्यापार करें, क्योंकि पैसा सभी को कमाना होता है। तो वहाँ जो बिजनेसमैन थे, 217 बिजनेसमैनों ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी नाम रखा, फिर अपने महारानी से इसको अनुमति लेने गया कि मैं दूसरा देश जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए, अनुमति दीजिए। तो 31 दिसंबर 1600, है ना, 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश की महारानी होती है जो एलिजाबेथ होता है, उसने अधिकार पत्र दे दिया कि ठीक है जाओ तुम व्यापार करो। व्यापार किया, व्यापार करने की छूट दे दी। अब क्या होता, मुगल दरबार में पहला अंग्रेजी जो यात्री आता उसका नाम था कैप्टन हॉपकिंस, जो जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया। अब क्या होता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, व्यापार करना, थोड़ा बहुत जगह लेकर व्यापार करना शुरुआत किया। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर महारानी बदल जाती है और नया राजा बनता है जिसका नाम होता है जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने सोचा कि अब थोड़ा व्यापार को और बढ़ा जाए भारत में, तो वो अपना एक राजदूत भेजता है जिसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को एक अधिकार पत्र लिख के भेजता है कि जाओ वहाँ का शासक अकबर है उससे बात करो और अपना व्यापार करने की कुछ जगह को मांगो। कैप्टन हॉकिंस आता है एक लेटर लेकर और मुगल साम्राज्य के दरबार में पहुंचता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो अकबर के नाम की लिखी चिट्ठी पहुंचता है और अकबर जो होता है 1606 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 1606 में, कब, 1606 में उसकी मृत्यु हो गई अकबर की, है ना। तो ये अधिकार जब ये लेटर लेकर पहुंचता है तो जहांगीर तो ये फिर लेटर लेकर पहुंचा मुगल शासक दरबार में। तो उस समय जो मुगल शासक होता है उसका नाम होता है जहांगीर, जो अकबर का बेटा। जो मैं बात बता रहा हूँ एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि जो हॉकिंस आता है किसके नाम का फरमान लेके आता है, लेटर लेके आता है अकबर के नाम के, लेकिन मिलता है कौन, तो जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में जाया गया और 1609 में पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद ये धारा प्रवाह यानी फ्लुएंटली फारसी बोलता है, क्योंकि ये तो ब्रिटिशर्स था, ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था। लेकिन मुगल शासक साहब ने ये फ्लुएंटली फारसी बोला और ये जहांगीर से बहुत इम्प्रेस हो गया और इसका नाम की उपाधि भी दे दिया, इसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया, इंग्लिश खान। ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया कि इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया गया, तो कैप्टन हॉकिंस को, है ना। ये अंग्रेजी दरबार में ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था।
उपाधि मिलने के बाद ये जहांगीर से बोलता है कि जहांगीर सर, मुझे इस एरिया में यानी सूरत के एरिया में मुझे व्यापार करने के लिए एक जगह चाहिए, जगह की मांग करता है। लेकिन जहांगीर द्वारा इसे मना कर दिया जाता है कि नहीं, मैं आपको जगह तो नहीं दूंगा, आप कहीं और व्यापार कर सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं कि भारत आने वाला पहला जो जहाज होता है उसका नाम रेड ड्रैगन होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं 1611 में समुद्र तट पे अंग्रेजों द्वारा मुसलीपट्टनम व्यापारिक कोठी की स्थापना किया गया, है ना। अब मुसलीपट्टनम में जाकर व्यापारिक कोठी स्थापित करता है, वहीं पर जहाँ पर डच पहले व्यापारिक कोठी स्थापित कर चुका है। ठीक है, कहाँ करता है तो मैं देख लेता हूँ, आप लोग को भी दिखा देता हूँ। तो इस जगह मद्रास की जगह पर नाम होता है मुसलीपट्टनम। लेकिन ब्रिटिशर्स को चाहिए ये जगह, सूरत की जगह चाहिए, सूरत की जगह। इसको मिल गया मुसलीपट्टनम 1611 में यहाँ। ठीक है, फिर देखते जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के नेतृत्व में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाज़त दे देता है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि 1613 में क्यों दे दिया, है ना, पहले मना क्यों किया। तो होता है क्या कि इस जगह पर पूरा एरिया पे पुर्तगालियों का कब्जा होता है। पुर्तगाली की जल सेना बहुत मजबूत होती है, और जल में अगर कोई व्यापार करना है, किसी दूसरे देश पे जाना है, तो ये पुर्तगालियों से मदद लेना पड़ता था। किसे? मुगल साम्राज्य को। तो इसलिए वो उससे बैर भाव लेना नहीं चाहता था पुर्तगालियों से। लेकिन होता क्या कि 1613 में एक युद्ध होता है। 1613 में अंग्रेजों यानी पुर्तगाली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध होता है, जिसका नाम था स्वाली का युद्ध। ये याद रखेगा, ये सबके बुक में नहीं दिया गया है। स्वाली का युद्ध होता है। स्वाली के युद्ध में क्या होता है, पुर्तगाली लोग को हरा देता है ब्रिटिशर्स। अब पुर्तगालियों को हराता हुआ देख जहांगीर बहुत खुश होता है। उसको लगता है कि नहीं, इस क्षेत्र में कोई और शक्तिशाली सेना आई है, शक्तिशाली नौसेना है जो इसे बैलेंस कर सकती है पुर्तगाली को। तो इसे ही देखकर 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में कोठी खोलने की अनुमति दे देता है। तो ये बात होती है। अब अंग्रेजों ने सूरत में अपना व्यापारिक कोठी खोल लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। आप लोग इसे साथ साथ जो मैं लिखाता हूँ उसे नोट करते जाइएगा, जो मैं फैक्ट दिखाता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट। अब देखते हैं इसमें लिखा हुआ नोट में कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में 1611 में खोला। हमने देखा था कि पहले 1611 में खोला था। फिर पश्चिमी तट पर 1613 में खोला स्वाली युद्ध के बाद। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। पहले अंग्रेज आया था, सूरत में कोशिश किया था, लेकिन पुर्तगाली उसको नहीं करवाने दिया, है ना। अब देखते हैं 1615 में सर टॉमस रो, है ना, यानी जेम्स प्रथम का राजदूत होता है, जो 1615 में आता है। पहले आया था कौन? हॉपकिंस, है ना, 1609 में। अभी दूसरा ब्रिटिश यात्री होता है जिसका नाम होता है सर टॉमस रो। ये मुगल दरबार में आता है और बहुत सारा व्यापारिक छूट चाहता है। ये बोलता है कि सर अब हमको पूरा भारत में व्यापार करने की अनुमति दीजिए, है ना, जहांगीर से आकर बोलता है। तो जहांगीर इसे कुछ छूट भी देता है और ये छूट प्राप्त करने में सफल होता है सर टॉमस रो। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि मुगल सम्राट के शासन में आने वाला दूसरा अंग्रेजी यात्री कौन होता है, तो वो सर टॉमस रो होता है। और देखें कि वो 1619 तक भारत में रहता है। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां होता है जहांगीर का बेटा, उससे अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल होता है। अब देखो 1632 में गोलकुंडा जगह है दक्षिण भारत में, वहाँ के सुल्तान से सुनहला फरमान दिया और अंग्रेजों ने सुल्तान को 500 पैगोड़ों वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राजपूत बंदरगाह को स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने लगा। 1605 में 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान को क्या करता है, ये 500 पैगोड़ा वार्षिक देता है, एक वर्ष में 500 देता है। और जो गोलकुंडा का बंदरगाह होता है उसे यह एक साल तक किसी तरह से व्यापार कर सकता है, कुछ भी एक्सपोर्ट करता है, कुछ भी इंपोर्ट कर सकता है। सुल्तान कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, मात्र 500 पैगोड़ा में। तो इसे ही सुनहला फरमान के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि 1639 में फ्रांसीसी डे गवर्नर होता है, उसने क्या किया, चंद्रगिरी के राजा होता है, उससे मद्रास को पट्टे पर ले लिया होता है और वहाँ किलाबंदी कर कोठी का निर्माण करवाया और किला का नाम रखता फोर्ट सेंट जॉर्ज। यही सेंट फोर्ट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना। अब देखिए अंग्रेज अपना स्थायी मुख्यालय बनाना शुरुआत कर दिया है ना। यहाँ पर ही होती है मद्रास में क्या होता है, मद्रास का उस समय शासक होता है, चंद्रगिरी का राजा होता है, उसे मद्रास को लेता है और वहाँ पर किला बनाना शुरुआत करता है और किला का नाम रखा क्या,
फोर्ट का नाम रखता है सेंट फोर्ट जॉर्ज। यहाँ पर जो किला रखा सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास में, और बाद में मद्रास को ही अपना प्रेसिडेंसी बनाता है, अपना शासन का केंद्र बनाता है, यहीं से शासन करेगा दक्षिण भारत में। ठीक है, अब हम लोग फिर देखेंगे दक्षिण भारत के बाद ये पश्चिम भारत में शासन करने का, यहाँ पर एक मुख्यालय बनाएगा जो मुंबई होगा। फिर देखेंगे बंगाल में मुख्यालय बनाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्र में अपना पकड़ बनाने के बाद ये पूरा भारत को अपने गिरफ्त में लेता है अंग्रेज लोग। चलिए अब बात करते हैं कि तो मद्रास को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, फिर मुख्यालय बना लिया। अब देखते हैं क्या लिखा है। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन की राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है ना। पुर्तगाल की राजकुमारी होती है ब्रिगेंजा, और इंग्लैंड का राजा का बेटा होता है चार्ल्स द्वितीय। दोनों के साथ मतलब आपस में विवाह होता है। विवाह के क्रम में दहेज भी देता है, पुर्तगाली को दहेज भी देता है ना, क्योंकि पुर्तगाली गोवा पे कब्जा किया हुआ था, तो ये आसपास से तो बम्बई पे भी कब्जा कर लेता है, और बम्बई को देता है दहेज में ब्रिटिशर्स को, यानी चार्ल्स द्वितीय को देता है। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया दहेज में, है ना। अब ये दहेज में बम्बई प्रदान करता है, तो ये चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, इसकी देश का एक कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बम्बई को ब्रिटिशर्सों को देता है, यानी कंपनी को देता है। कंपनी जाओ आप यहाँ पर कंपनी व्यापार करो, मुझे कुछ पैसे दे देना। तो आगे देखते हैं। यह 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पैगोडा वार्षिक कर पर ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया। मैं बताया ना कि ये जो थोड़ा बहुत पैसे लेकर के वार्षिक रूप से, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बम्बई दे देता है व्यापार करने के लिए। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके बम्बई बनाया। चलिए अब देखते हैं, मैं फिर से बनाता हूँ। एक तो इन्होंने अपना कोठी, व्यापारिक कोठी मद्रास में लगाया था, फिर इसको अपना किला बनाया और यहाँ पर अपना सैनिक गतिविधि करने लगा, फिर मुख्यालय बना लेता है। फिर इस क्षेत्र में जो बम्बई होता है ये मिला ब्रिटेन के राजा से, चार्ल्स द्वितीय से मिला। अब फिर यहाँ पर भी क्या करता है, यहाँ पर भी प्रेसिडेंसी बनाता है, जिसको मुंबई प्रेसिडेंसी हो गई, है ना। ये सूरत से मुख्यालय हटाता है, मुंबई में अपना ही मुख्यालय स्थापित करता है। फिर तो गेराल्ड एंगियर जो होता है वो प्रेसिडेंसी शहर के, यानी मुंबई की स्थापना इसी ने करवाया। मुंबई का वास्तुकार बोलते हैं गेराल्ड एंगियर को, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसने मुख्यालय बना लिया मद्रास में, बम्बई में। अब आता है बंगाल की बारी। ये मुख्य 3 प्रेसिडेंसियाँ होती है ब्रिटिशर्सों को भारत में शासन करने का। चलिए अब बंगाल की बारी आएगा। तो बंगाल का शासक होता है उस समय, जिसका नाम होता है शाह शुजा। शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान करता है। ठीक है, इसको भी व्यापारिक छूट दिया, चाहिए व्यापार कीजिए यहाँ पर, है ना। उसे निशान बोलते हैं। कुछ पैसे दिया शाह शुजा को, वही वार्षिक कुछ पैसे देता है, फिर व्यापारिक छूट लेता है कि पूरा व्यापार मैं ही करूँगा। सोचिए व्यापार अकेले करेगा तो यहाँ के आसपास जो भारतीय व्यापार होंगे वो क्या करेगा, उनके पास तो इतने पैसे नहीं कि एक बार शासक को देगा और व्यापारिक छूट प्रदान करेगा। लेकिन वहाँ के शासक इतने दूरदर्शी नहीं होते थे, बस उनको तत्कालीन फ़ायदा दिखता था। इसी कारण तो भारतीय गुलाम बहुत जल्दी होते हैं। अब देखते हैं कि 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, है ना, जिसका नाम होता है सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर को 1200 रुपये की जमींदारी भुगतान कर और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। वो क्या करता सुल्तान से 3 जो जगह होता, 3 गांव होता, जिसका नाम होता है सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर। ये तीनों जगह की जमींदारी को ले लेता है, 1200 रुपये देता है और जमींदारी ले लेता है खुद। और ये तीनों जगह को मिलाकर बनाता है कलकत्ता। ये तीनों जगह को मिलाकर ही होता है कोलकाता। थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ, फिर से ड्रॉ करूँगा। तो ये 3 जगह होता है, ये 3 जगह कौन होता है, सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर। ये तीनों मिला क्या बनाया, कलकत्ता बोलते हैं, जो अभी बाहर में कोलकाता, वर्तमान में इसका कोलकाता नाम है। ये तीनों कोलकाता बनाया और फिर यहाँ पर फिर से किलाबंदी कर दी, चारों तरफ से दीवार बहुत बड़ा बना दिया और फिर यहाँ पर रहने लगा। ये भी मुख्यालय हो गया, है ना। फिर ये यहाँ पर जो किला बना था उसका नाम होता है फोर्ट विलियम। तो आपने देखा मद्रास, बम्बई, फिर बंगाल और फोर्ट विलियम बना लिया। यहाँ पर ये मुख्यालय बनाता है फोर्ट विलियम।
फोर्ट विलियम बना लिया, यहाँ पर मुख्यालय बनाता है, और चार्ल्स अय्यर को फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट बनाता है। ठीक है, अब ये तीनों क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया, बंगाल, मद्रास और बम्बई। चलो, ये भी हुई बात ब्रिटिशर्स के कब्जे की। कालांतर में यही कोलकाता कलकत्ता कहलाता है, और इसकी नींव रखता है कौन? जॉब चौरनॉक। ये भी ध्यान रखिएगा, जॉब चौरनॉक इसकी वास्तुकार होते कलकत्ता के। तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इस तीनों पर अधिकार कर लिया। और जितने भी व्यापारी यहाँ पर आते हैं सभी व्यापारी को ये भगाएगा और अकेला शासन करेगा भारत पे। अब देखते हैं कुछ समय बाद, चलिए थोड़ा मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, थोड़ा सा और बचा है। आप लोग जो जो मैं लिखाता हूँ साथ में नोट करते चलिएगा, ताकि आपको बहुत सारा फैक्चुअल चीज़ें मिले और एग्जाम में इससे क्वेश्चन रिलेटेड आए तो आप कर पाओ। चलिए देखते हैं कि फिर क्या होता है। फ्रांसीसी लोग आते हैं भारत में, फ्रांसीसियों का आगमन होता है ना। और इसका जो पहला यात्री होता है, जो पहला इसका यात्री होगा उसका नाम है फ्रैंके कैरो। फ्रैंक कैरो आता है। और उसके बाद सूरत, कौन सा होता है? सूरत में 1668 में कोठी स्थापित करते हैं। अब देखते हैं कि ये तो सूरत जो जगह था, सूरत जो जगह था वहाँ पर छोड़ के अंग्रेज तो चला गया था बम्बई में, तो सूरत खाली हो गया। सूरत में आता है फ्रांसीसी और फ्रैंक कैरो यहाँ पर बनाता है कोठी, है ना। कौन बनाया? फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो यहाँ बनाती है कोठी। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक क्विंसिन मार्टिन ने क्या किया? बालिकोंडापुर के सूबेदार होता है शेर खां, है ना, शेर खां लोधी से पांडिचेरी नामक एक जगह होता है उसको प्राप्त करता है, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर पांडिचेरी होती है, आप लोगों ने जाना होगा, पांडिचेरी यहाँ पर जगह होता है। शेर खां लोधी से ये फिर से ब्रिटिशर्स की तरह फ्रांसीसी भी करते, कुछ पैसे देता है, यहाँ गोदी बाढ़ लेता है और ये जगह पर अपना कोठी स्थापित करता है फ्रांसीसी। और कालांतर में फ्रांसीसी यहाँ से अपना शासन यानी अपना व्यापार केंद्र यहीं पर स्थापित करता है। कहाँ पर? पांडिचेरी में। कहाँ पर? पांडिचेरी। और ये यहाँ पर भारत की आज़ादी के बाद भी रहता है ना। 1954 में पांडिचेरी को छोड़कर जाता है फ्रांसीसी। तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से चैप्टर को समाप्त किया, बहुत डिटेल तरीके से पढ़ा, कौन कौन कंपनी आए, कैसे आए और उनका उद्देश्य क्या था, वो क्या किए, कौन कौन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे सारा चीज़ को नोट कीजिएगा। सीरीज चल रही है, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। आपका लुसेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को बहुत डिटेल तरीके से पढ़ा, देखा कौन कौन से यूरोपीय कंपनी कैसे आए, क्या क्या शासन किया, किस तरह से किया और किस जगह पर किया। तो आप लोग ये सारी बातें को नोट कीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको ये चीज़ छूटे ना। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अंग्र फ्रांसीसी युद्ध अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।